हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज की वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सब ने ही देखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो वो ऑब्जेक्ट एक हाइट तक जाती है, उसके बाद वह अर्थ की तरफ नीचे की ओर गिरने लगती है। ऐसा सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी हल्की हो या कितनी भी भारी हो। न्यूटन ने ऐसे ही एक एप्पल को पेड़ से नीचे गिरते देखा और बताया कि अर्थ इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिस वजह से यह एप्पल अर्थ की तरफ गिरता है। फिर उनके दिमाग में और भी क्वेश्चंस आए कि अगर ये अर्थ एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है तो क्या ये अर्थ मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? क्या इन दोनों कंडीशंस में दोनों ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाला फोर्स सेम होगा? तो उन्होंने बताया कि इन दोनों केसेस में सेम टाइप का फोर्स ही इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा कि इस फोर्स के कारण ही मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर पाता है। अगर ये फोर्स ना हो तो मून एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या अर्थ ही सभी ऑब्जेक्ट्स पर ये फोर्स लगाती है? क्या दूसरी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर ये फोर्स नहीं लगाती होंगी? और अगर दूसरी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर फोर्स लगाती हैं तो अर्थ दूसरी ऑब्जेक्ट्स की तरफ मूव क्यों नहीं करती? तो इसे हम एप्पल का एग्जाम्पल लेकर ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि न्यूटन ने बताया कि अर्थ एप्पल पर एक फोर्स अप्लाई करती है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एप्पल भी अर्थ पर इक्वल फोर्स अप्लाई करता होगा। लेकिन हमको पता है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास हो जाता है। अगर यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास के। इट मीन्स कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, ठीक है, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा ही डेवलप होगा। तो अगर हम अर्थ के केस में देखें तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से अर्थ में एक्सेलरेशन डेवलप नहीं हो पाता, या हम कहें कि नेग्लिजिबल एक्सेलरेट हो पाती है अर्थ। तो इसीलिए हमें अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव होती हुई नहीं दिखती है, और वहीं एप्पल का मास बहुत कम होता है, जिस वजह से उसमें लार्ज एक्सेलरेशन डेवलप होता है, और इसी वजह से एप्पल अर्थ की तरफ मूव होते हुए दिखता है। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम में देखें तो सभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स सन के अराउंड अपनी अपनी ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सन और प्लैनेट्स के बीच में यही फोर्स काम कर रहा है। इन सभी ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि ना सिर्फ अर्थ बल्कि यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स का नाम दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, और ये जो फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस पर और उनके बीच के डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड करता है। मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए जो है उसका मास कैपिटल एम है, और ऑब्जेक्ट बी जिसका मास स्मॉल एम है। इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम, एंड ये जो F होता है वो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला जो है वो ये मिलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे और उसकी जगह इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम जी से डिनोट करेंगे। तो ये जगह जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये जो जी है इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले से देखें सो जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम हो जाएगा, और हम देख सकते हैं कि जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, और आर होता है उसका यूनिट, आर जो है डिस्टेंस है जो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
सो m जो है वो kg और ये वाला m भी kg। अगर m के सिस्टम में हम इसकी यूनिट लिख रहे हैं तो ये जो इसकी यूनिट होगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है g इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है इसकी वजह से ही हम अर्थ पर बंधे हुए हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, इस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही मून जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, प्लैनेट्स और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन पुल काम करता है और उसी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एंड द टाइड्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन, मून और सन के ग्रेविटेशन अट्रैक्शन की वजह से ही अर्थ पर टाइड्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ अपने ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ गिरती हैं तो इस इवेंट को ही हम फ्री फॉल कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है तो उस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स काम करना चाहिए, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो अर्थ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है जिस वजह से ऑब्जेक्ट नीचे गिरते टाइम एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड करती है और ऑब्जेक्ट्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस फील करती हैं। इस वजह से ऑब्जेक्ट्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम फ्री फॉलिंग प्रॉब्लम्स को करते हैं तो हम वहाँ ये एज्यूम्पशन लेकर चलते हैं कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होगा। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं। माना कि किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है किसी हाइट से गिरा दिया जाता है, यहाँ हम एयर रेजिस्टेंस को एब्सेंट मान के चल रहे हैं तो इस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है जिस वजह से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रही है। यहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि नीचे की तरफ आते समय ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। अगर हम देखें तो इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और नीचे आते आते फाइनली इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हुई है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बतानी है तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन भी बताना होगा कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसमें नीचे आते समय वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन हमने अभी बात की कि इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन डेवलप होता है और ये एक्सेलरेशन अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, इसीलिए इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसे जी से डिनोट करते हैं और क्योंकि जी भी एक एक्सेलरेशन है इसीलिए इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मास m की ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे की तरफ गिर रही है और इस पर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है g। तो यहाँ पर न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम कह सकते हैं कि एक फोर्स लगेगा m इंटू जी, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन यहाँ पर g काम कर रहा है, तो ये फोर्स जो हो जाएगा m इंटू जी। ये जो फोर्स हो जाएगा ये ग्रेविटेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। इट मीन्स कि ये किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू जी m अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर वही एक फोर्स काम कर रहा है और हमने देखा कि इसका मास m है, इस पे एक्सेलरेशन g है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से F इक्वल्स टू एम जी यहाँ पर एक फोर्स होगा। तो ये दोनों फोर्स सेम होंगे, इट मीन्स कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसी का ये जो है वो मैग्नीट्यूड होगा। तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं यहाँ पर। सो m इंटू जी इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ m से m कट जाएगा और g की वैल्यू में पता लग जाएगी g m अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, जो कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है एंड R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि जी m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो g है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। इन सभी की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो g की वैल्यू हो जाएगी g इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस सभी को सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। परफेक्ट स्फेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल राउंड। अगर हम देखेंगे तो परफेक्ट स्फेयर में हर जगह रेडियस जो होती है वो सेम होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये पोल्स पर कुछ फ्लैट होती है, इस वजह से इसकी रेडियस पोल्स पर कुछ अलग होगी और इक्वेटर पर कुछ अलग होगी। मान लीजिए पोल से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस r1 है एंड इक्वेटर से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस r2 है। सो r2 इज़ ग्रेटर देन r1। हमने देखा ही था कि इक्वेटर से अर्थ के सेंटर की डिस्टेंस ज़्यादा है कंपैरिजन टू पोल्स। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो r1 स्मॉलर क्वांटिटी है और r1 अगर यहाँ लगेगा तो स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये जो टोटल g का वैल्यू है वो लार्ज आएगा। इट मीन्स कि g की वैल्यू जो है थोड़ी सी लार्ज रहती है एट दी पोल्स, अगर हम उसे gp का नाम दें। ठीक है, एंड g एट इक्वेटर, तो g एट इक्वेटर जो r है वो काफ़ी बड़ा होगा और r बड़ा होगा, इस वजह से ये जो वैल्यू है वो छोटी आएगी डिवाइड होने के बाद। सो g एट इक्वेटर जो है वो ge से डिनोट किया जाता है तो वो स्मॉल होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो g की वैल्यू हमने निकाली 9.8, ये थोड़ी सी वेरी करती है पोल्स और इक्वेटर पर। सो इक्वेटर पर g की वैल्यू कम होती है इन कंपैरिजन टू पोल्स। इस फॉर्मूला से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो g की वैल्यू होती है यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अर्थ का मास आ रहा है, ऑब्जेक्ट का मास कहीं पर भी नहीं आ रहा। सो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपकी चाहे कितनी भी हल्की हो या भारी हो, खोखली हो या सॉलिड हो, जो g है यानी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर जो अप्लाई हो रहा है वो सेम रहेगा। यानी कि सभी ऑब्जेक्ट एक सेम रेट से नीचे की तरफ गिरेंगी। और अगर सभी ऑब्जेक्ट एक सेम रेट से नीचे की तरफ गिर रही हैं तो क्या रीज़न है कि अगर एक पेपर और एक स्टोन को एक सेम हाइट से फेंका जाए तो स्टोन जो है वो पहले नीचे आ जाता है और पेपर जो है वो बाद में नीचे आता है। तो ऐसा एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है, क्योंकि पेपर पर लगने वाला एयर रेजिस्टेंस स्टोन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इस वजह से पेपर जो है वो बाद में गिरता है और स्टोन जो है वो पहले नीचे गिर जाता है। अगर यही फिनोमेना वैक्यूम में किया जाएगा तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम रेट से और सेम टाइम पर नीचे हिट करेंगे। जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन करती है, मान लीजिए मास m की कोई बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम t में इसकी जो वेलोसिटी है वो फाइनली v हो जाती है एंड एक्सेलरेशन a है। जैसे कि एक कार है वो सड़क पर मूव करती है या कोई बाइसाइकिल है जो रोड पर मूव कर रही है, तो वो सभी हॉरिजॉन्टल मोशन में काउंट होंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम सभी जानते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जा सकती हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर जो s है वो डिस्टेंस है जो इस मास m के ऑब्जेक्ट ने टाइम t में कवर की है। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, वर्टिकल मोशन का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो इस तरह का मोशन जो है वो आपका वर्टिकल मोशन कहा जाएगा। और इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से लिखेंगे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है
तो उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है जो कि जी होता है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वो ग्रेविटी के अपोजिट में जाती है, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो प्लस जी लेंगे, और नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस जी लेंगे, ठीक है। और जो डिस्टेंस कवर करी जाएगी उसको हम हाइट का नाम देंगे, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाकी सारे सिंबल सेम रहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी एंड टाइम टी। तो इनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर देंगे एंड डिस्टेंस की जगह जो है वो हाइट पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएंगे हमारी वी इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ये सभी जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में गिर रही होगी, ठीक है। यानी कि एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एंड एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। सो ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो वर्टिकल मोशन के लिए हैं एंड ये जो है वो आपके हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मास। मास किसी भी ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और मास जो है वो ये भी बताता है कि किस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया का भी मेजरमेंट होता है। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट होता है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है अर्थ पर, ठीक है। तो इसको अगर आप मून पर भी ले जाकर उसका मास मेजर करेंगे तो वो आपको 10 kg मिलेगा। फ्री स्पेस में ले जाएंगे तो भी उसका मास 10 kg मिलेगा। किसी अदर प्लेनेट पे ले जाएंगे तो भी इसका मास 10 kg मिलेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता। आप चाहे उसे अर्थ पर मेजर करें या मून पर मेजर करें। नेक्स्ट टॉपिक है वेट। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करती है, और ये जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उस पर कोई एक्सीलरेशन काम कर रहा है और वो एक्सीलरेशन जो है वो अर्थ के थ्रू लगाया जा रहा है, तो वो एक्सीलरेशन आपका जी हो जाता है। तो उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स काम करता है जो कि मास इंटू एक्सीलरेशन के रिलेशन से हो जाएगा m इंटू जी, ठीक है। सो F इक्वल्स टू एम जी हमको एक फोर्स मिलता है, और ये वही फोर्स है जो अर्थ किसी मास m की ऑब्जेक्ट पर लगाती है। अर्थ के द्वारा लगाया गया यही अट्रैक्टिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है, और वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। सो W यानी वेट इक्वल्स टू हो जाएगा m इंटू जी, और किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है सरफेस से वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। और जैसा कि हमने देखा कि वेट भी क्या है, एक फोर्स है, इसीलिए वेट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन ही होगा। और हम जानते हैं कि G इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, मास ऑफ अर्थ होता है ये, एंड ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। तो अगर हम देखें ये सब जो है वो कांस्टेंट रहेगा अगर हम अर्थ की सरफेस की बात करते हैं। तो अगर हम अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर माने सो अर्थ जो है उसकी रेडियस कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। और आप चाहे यहाँ हो या फिर यहाँ, और उसकी मास भी कभी चेंज नहीं होगा। तो ये जो जी है वो कांस्टेंट बना रहता है अर्थ की सरफेस पर, ठीक है। और अगर ये जी कांस्टेंट है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चेंज होगा वो मास चेंज होगा। तो अगर मास चेंज होगा तो डब्ल्यू भी चेंज होगा, यानी कि वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट हल्की है तो उसका वेट भी कम होगा। यानी कि वेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है, मास पर डिपेंड करेगा। और अगर कहीं जी का वैल्यू 0 हो जाता है तो वहाँ पर जो वेट है वो भी 0 हो जाएगा। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप चाहे अर्थ पर चले जाएं या फिर मून पर या किसी अनदर सैटेलाइट या प्लैनेट पर या फिर किसी फ्री स्पेस में, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि जो वेट है वो मास के साथ साथ जी पर भी डिपेंड कर रहा है, और जी की वैल्यू अर्थ पर तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर हम अर्थ के अलावा किसी और जगह जाएंगे जैसे कि फ्री स्पेस में या फिर मून पर या किसी अनदर प्लैनेट पर, तो जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो उस वजह से वेट जो है उसका वैल्यू भी चेंज होगा।
और अब हम मून पर जी की वैल्यू पता करेंगे और उसको अर्थ पर जी की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जी इक्वल्स टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम मून पर बात करेंगे तो इसको हम जी एम से डिनोट कर देते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इस वजह से ये हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप मून पर कैलकुलेट करें जी या फिर अर्थ पर, ठीक है, या फिर किसी अनदर प्लेनेट पर। अगर हम यहाँ मास की बात करें तो ये जो है मास ऑफ मून लगेगा एंड आर रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ मून लगेगी। सो आर एम से डिनोट कर देते हैं इसे, ठीक है। और अगर हम अर्थ पर बात करें तो उसे हम जी ई से डिनोट कर रहे हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट अभी भी सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ एंड यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर हम इन्हें डिवाइड कर दें सो जी एम अपॉन जी ई इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो जाएगा जी एम अपॉन जी ई इक्वल्स टू एम एम आर ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड एम ई आर एम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। मास ऑफ मून होता है 7.36 इंटू 10 to the power 22 kg एंड मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10 to the power 24 kg। रेडियस ऑफ मून होती है 1.74 इंटू 10 to the power 6 मीटर एंड रेडियस ऑफ अर्थ होगी 6.37 इंटू 10 to the power 6 मीटर। इस फॉर्मूला में हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो मास ऑफ मून जो है 7.36 इंटू 10 to the power 22, आर ऑफ ई यानी कि 6.37 इंटू 10 to the power 6 होल स्क्वायर, मास ऑफ ई 5.98 into 10 to the power 24 kg and radius of moon 1.74 into 10 to the power 6 का होल स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 1/6। तो यहाँ से जो है वो जी एम इक्वल्स टू जी ई बाई 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मून पर जो ग्रेविटी है वो अर्थ पर जो ग्रेविटी है उसका 1/6 है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसका वेट अर्थ पर देखेंगे तो डब्ल्यू ई इक्वल्स टू एम इंटू जी ई हो जाएगा। वहीं उसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अगर हम उसे मून पर देखेंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू एम इक्वल्स टू एम इंटू जी एम। और अभी हमने देखा कि जी एम इक्वल्स टू क्या है, जी ई बाई 6 है। तो अगर हम देखें डब्ल्यू एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम जी ई बाई 6, ठीक है। और हम दोनों को डिवाइड कर दें सो वेट ऑफ ई अपॉन वेट ऑफ एम, एम जी ई अपॉन एम जी ई बाई 6। एम से एम कट गया, जी से जी कट गया, ये जो 6 है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। सो डब्ल्यू ऑफ ई अपॉन डब्ल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू हो जाएगा 6 एंड डब्ल्यू ऑफ ई इक्वल्स टू निकल आएगा 6 टाइम्स डब्ल्यू ऑफ एम। या फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डब्ल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू डब्ल्यू ई बाई 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है वो मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का 6 टाइम्स होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर ऑब्जेक्ट के वेट के 1/6 के बराबर होगा। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर 60 kg की है तो मून पर जाकर वो 10 kg की रह जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सैंड पर खड़े होते हैं या चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैर सैंड में घुस जाते हैं, और अगर हम लेट जाएं सैंड के ऊपर तो ऐसा नहीं होता है, जबकि दोनों ही केसेस में हमारा वेट जो है वो सेम था। जैसा कि हम जानते हैं कि वेट एक फोर्स है और ये फोर्स सैंडी सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है। तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर काम करता है उसे ही थ्रस्ट कहते हैं। जब हम रेत पर खड़े हैं तो हमारे पैर के कांटेक्ट में आने वाले सरफेस एरिया पर हमारा पूरा वेट काम करता है,
और जब हम रेत पर लेटे होते हैं तो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आने वाले पूरे सरफेस एरिया पर हमारा वेट काम करता है। इन दोनों ही कंडीशन में जो हमारा वेट है वो सेम है, लेकिन जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ रहा है सैंडी सरफेस के, वो चेंज हो रहा है। और इन दोनों ही कंडीशन में लगने वाला थ्रस्ट जो है वो सेम है और इस सेम थ्रस्ट का अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। इट मीन्स द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। तो जब हम रेत पर खड़े थे तब थ्रस्ट का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि सरफेस एरिया कम था, और जब हम लेटे थे तो थ्रस्ट का इफेक्ट कम देखने को मिला क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा था। थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, थ्रस्ट एक फोर्स है सो इसे F से डिनोट करेंगे एंड एरिया को A से। सो P इक्वल्स टू F अपॉन A, ये जो है प्रेशर का फॉर्मूला बन जाता है। एंड हमको पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ये SI यूनिट है। प्रेशर का एक दूसरा SI यूनिट भी है जिसे हम पास्कल कहते हैं, जो कि ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है एंड उसे PA से डिनोट किया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो फोर्स और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अगर सेम फोर्स है तो प्रेशर जो है वो एरिया पर इस तरह से डिपेंड करेगा कि अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। वहीं अगर एरिया सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो फोर्स पर डिपेंड करेगा प्रेशर। इसका मतलब है कि अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई करें तो प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा और अगर फोर्स कम हो जाएगा तो प्रेशर भी कम क्रिएट होगा। यही वजह है कि आयरन नेल का टिप पॉइंटेड रखा जाता है, क्योंकि अगर टिप पॉइंटेड होगा तो उसका सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है वॉल के वो कम हो जाएगा, और अगर सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो लार्ज प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से आयरन नेल दीवार में आसानी से घुस जाएगी। यही रीज़न होता है कि जो आपका नाइफ होता है उसका एज शार्प रखा जाता है, क्योंकि अगर उसके एज शार्प होंगे तो यहाँ पर जो एरिया है वो कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर लार्ज क्रिएट होगा।